को ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। सवाल बहुत सारे हैं। शुरुआत करते हैं, चुनावी माहौल है तो बिहार से। आपने बिहार में बहुत रैलियां एड्रेस की हैं, आप काफ़ी सक्रिय हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप क्या माहौल देख रहे हैं। कल पहले राउंड का मतदान हो चुका है, रिकॉर्ड टर्नआउट रहा है, करीब 65% का टर्नआउट रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप, कितनी सीटें देते हैं आप अपने एनडीए को? वैसे हम लोगों की जो सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं उसमें जो पब्लिक का रिस्पांस जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है उसे देखते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार तो बनेगी, लेकिन 2/3 की मेजॉरिटी भी एनडीए को हासिल हो सकती है। 160 से ज्यादा सीटें। 160 से ज्यादा सीटें। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए, कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। डिप्टी सीएम एक भारतीय जनता पार्टी का, एक चिराग पासवान की पार्टी का, ऐसा मत बनेगा? अब जो कुछ भी होगा भविष्य में वो सभी लोग मिलजुल कर उसको बैठकर तय करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। राहुल गांधी इस चुनाव में लगातार कैनवसिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक समय में जैसे जैसे चुनाव पास आता गया, अटैक थोड़े पर्सनल होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलेंगे तो स्टेज में वोटों के लिए नाच भी देंगे। थोड़ा छठ के समय में भी उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने यमुना में डुबकी नहीं लगाई, एक सैनिटाइज पॉन्ड में जो है जाके उसके सामने छठ मैया की पूजा कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस तरह के रिमार्क्स को आप? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के रिमार्क्स का कोई औचित्य नहीं है, और नौटंकी का प्रश्न यहां तक है। मैं समझता हूं देश अच्छी तरह इस बात को समझता है कि मोदी जी के साथ इस प्रकार के आरोप किसी भी सूरत में चस्पा नहीं होते। वो बहुत ही सीधी और सपाट बात जनता के सामने रखते हैं। जनता को गुमराह करके उन्होंने कभी भी जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की है। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ही प्रस्तुत करके जनता का समर्थन वह हासिल करते हैं। जहां आपने एक तरफ जीविका दीदी की बात करी, उसको एक गेम चेंजर स्कीम की तरह आप लेकर आए, तेजस्वी जी ने हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब देने की बात की। आप लोगों ने, आप तमाम नेताओं ने खिल्ली भी उड़ाई, कहा कि ये कैसे स्वाभाविक है, ये कैसे होगा, 2 करोड़ फैमिली में 2 करोड़ जॉब कैसे देंगे, इतना पैसा कहां से आएगा? उसके बाद आपकी पार्टी ने खुद 1 करोड़ जॉब देने की बात कर डाली, ये कैसे? देखिए, ऐसा है ना कि लगभग हर परिवार में जो उन्होंने वो रोजगार देने की बात यह कही है, मैंने नौकरी देने की यह बात कही है, वो मुझे लगता है किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और सरकारी नौकरी देने की बात कही है जी। हम लोगों ने जॉब देने की बात की है जी। जहां सरकारी नौकरी आवश्यक होगी, सरकारी नौकरी भी देंगे, लेकिन उनके हाथों के लिए कोई न कोई काम मिले ताकि वह अपनी जीविका ठीक तरीके से चला सके। यह हम सुनिश्चित करेंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, जनता को गुमराह करके हम उनका समर्थन हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर हम लोग राजनीति करते हैं। और किसी भी सूरत में हम अपने कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर लाकर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का संकट राजनीति में पैदा नहीं होने देते हैं। यह पूरी सावधानी हम बरतते हैं। इसलिए जो भी बोलना होता है हम नाप तौल कर ही बोलते हैं। मूव थोड़ा सा एसआईआर की ओर चलते हैं। शुरुआत में, बिहार के चुनाव की शुरुआत में एसआईआर वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने निकाली थी। उनका मानना यह है कि जो 65 लाख लोग जो डी रजिस्टर हुए हैं इस एसआईआर में बिहार में, उसमें आप लोगों को बहुत फायदा है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें घुसपैठियों को बाहर किया है जो कि उनके वोटर थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे मैं कहता हूं कम से कम बतलाएं तो जी, किनका नाम मतदाता के रूप में रजिस्टर होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक भी केस वो सामने नहीं ला पाए। बार बार इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कह रहा है कि यदि आपको जो शिकायत हो वह शिकायत हमारे पास लाइए, हम उसकी जांच करने को तैयार हैं, लेकिन वह भी नहीं दे रहे हैं उनको। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी खड़े हो जाते हैं बहुत बड़े ब्लैक बोर्ड के सामने और जो है प्रेजेंटेशन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाई तथ्य लेकर जाइए ना इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगा। न करे तो बात समझ में आती है, लेकिन उसी एसआईआर को लेकर कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक सामान्य पटाखा भी नहीं फोड़ पाए।
कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव आपने चोरी कर लिया और कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार का भी आप चुनाव चोरी करने जा रहे हैं, क्योंकि तो ये क्या, इसको कहीं ना कहीं क्या ये चिपकाने की कोशिश है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको बाईपास कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि बिहार के बारे में भी उन्होंने यही कहा था और उसी के लिए उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी जी, कि वहां पर चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा था, SIR का जो प्रोसेस चल रहा था, उसी पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब वहां कुछ मिला नहीं, एक भी उदाहरण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब जो चुनाव हो गए हैं, अब उनकी चर्चा उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। लंबे समय तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जा सकती। बाकी और ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि TMC, ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो तमिलनाडु में, वो भी कह रहे हैं कि SIR हम अपने स्टेट में नहीं होने देंगे। हाँ, क्यों नहीं होने देंगे? वो कह रहे हैं कि जो है क्यों नहीं होनी चाहिए? लेजिटिमेट वोटर्स को आप लोग बाहर निकालना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उल्लंघन कर रहे हैं। कौन लेजिटिमेट वोटर? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, क्या जो बाहर से आकर घुसपैठिए? तो आपका मानना है कि ज्यादातर जो यहाँ से जा रहे हैं वो घुसपैठिए हैं? इन 65 लाख बिहार में काफी ज्यादातर नहीं, उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है जी, फिर भी मतदाता सूची में नाम था, वह बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सदैव के लिए बाहर चले गए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों में चले गए हैं, यहां नहीं रहते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा जी। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने अभी दिया है, वो उसमें आपने टिप्पणी भी की है, मैं जरा उसको ज्यादा स्पष्टता से समझना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस में भी सिर्फ 10% लोग आर्म्ड फोर्सेस को चला रहे हैं। क्यों बोला ऐसा, क्या नियत है, क्या इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और आपका क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी वो बोलते हैं, इस देश में अनार्की पैदा करने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम अपने एक्शन के माध्यम से, माने अपनी कृतियों के माध्यम से और अपने काम के माध्यम से हम जनता का विश्वास नहीं हासिल कर सकते, समर्थन हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ही बेबुनियाद और निराधार बातें जनता के सामने रखकर वह जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं स्वस्थ राजनीति वही है जो जनता को गुमराह करके अथवा जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए, बल्कि जनता को विश्वास में लेकर राजनीति की जाए। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि रशिया और चाइना जो आज कर रहे हैं, इसको देखते हुए, इसको नजर रखते हुए हो सकता है अमेरिका भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करे, कुछ करना चाहता है, करे जी। भारत इसका क्या करेगा? क्या भारत भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? ये सवाल है मेरा। भारत क्या करेगा ये तो भविष्य ही बतलाएगा, लेकिन जिसको जो करना है वो करे। हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, चाहे पाकिस्तान कर रहा है, चाहे अमेरिका कर रहा है, तो जिसको जो करना है कर रहा है। तो भारत यह मानकर चलिए कि भारत किसी भय के कारण अथवा किसी दबाव में कोई कदम नहीं उठाता है। जो भारत को भारत के इंटरेस्ट में उचित लगेगा वही कदम हम उठाएंगे, सही समय पे करेगा, सही समय पर सही कदम उठाएंगे जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं। मुझे याद है 2024 में आपने कहा था ये भारत वो भारत नहीं है, घर में घुस कर मारेगा। आपने इतने जोरों से बोला था कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया। ये सच साबित करके दिखा दिया जी। तो इसी पर मैं आ रहा था कि ये आपने सच साबित करके भी दिखाया ऑपरेशन इंदूर में। पर कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी हाथ पीछे खींच लिए, इतनी जल्दी रुक क्यों गए? वो लोग चाहते थे कि थोड़ा और जोरों से पाकिस्तान को मैं सबक इसे सिखाया। पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बराबर पाकिस्तान के डीएमओ की तरफ से टेलीफोन आ रहे थे जी। उनके टेलीफोन आने के बाद तब यह हुआ। माने हम लोग युद्ध पिपासु नहीं हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराबर चाहते हैं कि युद्ध हो, कन्फ्रंटेशन हो। भारत ऐसा नहीं चाहता है कभी। यदि बार बार उनकी तरफ से आग्रह हो रहा है कि नहीं, अब इसे स्थगित किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, तो उसके बाद जाकर ये तय किया कि हमको जो करना था वो हमने कर लिया जी। अब उसके बाद इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य अब नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी फिर करेंगे।